भारत सरकार जनता की कोई परवाह नहीं करती है। आज अगर हमारे 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अभी तक उन बच्चों को वापस लाना चाहिए था। कि भारत सरकार से कहूंगा अपनी विदेश नीति ठीक कीजिए। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रूस यूक्रेन युद्ध का आज दूसरा दिन है और डंके की चोट पे आज हम कई सारे सवाल भी आपके सामने रखेंगे। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है। अब से कुछ ही देर पहले यूक्रेन ने रूस का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है। ये एक एक करके जो तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे युद्ध में यूक्रेन जल रहा है, क्यों शहर में रूसी हमले जारी हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल तोड़ दिया है। यूक्रेन की सेना ने अपने बचाव में रूस पर मिसाइल हमले किए हैं। 18,000 असॉल्ट राइफल यूक्रेन के आम नागरिकों को बांट दिए गए हैं और ये तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तबाही, जिधर देखिए, जो तस्वीर देखिए, सिर्फ और सिर्फ यही मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मिशन एयरलिफ्ट की शुरुआत भारत सरकार की तरफ से हो चुकी है। भारत सरकार के मुताबिक तकरीबन 16,000 भारतीय यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं, जिन्हें रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाने की कोशिश जारी है। इस बीच भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज किए जा चुके हैं। फंसे हुए लोगों के लिए सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और उन्हें जो गाइडलाइंस दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला काम उन छात्रों को, उन भारतीयों को क्या करना है जो यूक्रेन में हैं, उन्हें लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना है। पासपोर्ट, कैश, वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना है और जिस गाड़ी से निकले उस पर भारतीय झंडा हर हाल में लगा दे, जिससे उनकी पहचान हो सके कि वो भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी दुश्मनी न रूस से है न यूक्रेन से है, इसलिए भारतीय झंडा हमारे लिए मददगार साबित। इस सब के बीच भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बताएंगे कि भारत में क्या सियासत है, लेकिन यूक्रेन कैसे चल रहा है। यूक्रेन जहां पे अलग अलग हिस्सों में जो हमला हुआ है, किस तरीके से तबाही का मंजर है। कल तक ये दावा किया जा रहा था कि नहीं, ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध की तस्वीरें इससे अलग होती कैसी है, ये हमें जानना है। और ये तस्वीरें एक एक करके जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, धमाकों की आवाज, धू धू कर जलती ये पूरी जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि यूक्रेन के लोगों पर कहर बनके ये युद्ध टूट रहा है। जो आज सुबह से निकलकर तस्वीरें सामने आई है, उसमें भयावह तस्वीरें, मासूम चेहरों की तस्वीरें जो आप भूले नहीं भूल सकते। आने वाली कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी कि यूक्रेन के लोगों के सामने ये कितनी बड़ी मुसीबत थी, जहां अपना घर बार छोड़कर बंकरों में शरण लेना पड़ रहा है। यही एक एक करके जो तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, पहली तस्वीर जो है उसमें अब ये बंकर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पे लोग छिपे हुए हैं। लोग इस तरीके से छिपे हुए हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी जान बचानी है। और पूरा अंधेरा और यहाँ पे कुछ भी और सुविधा नहीं, बस लोगों को ये मालूम है कि सर छुपाने के लिए एक जगह मिल जाए और वो बंकर हो तो वो सबसे ज्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि जो धमाके हो रहे हैं उससे इमारतों में थर्राहट। लोग ये कह रहे हैं, या जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आप बीती जो बता रहे हैं सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूसी हमले की आग से धधकता ये अपार्टमेंट की तस्वीरें आप देखिए। क्या यहाँ पे लोग रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग इस बीच अलग अलग ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहां पे वो सुरक्षित रह सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो अपील है वो हम आपको बताते हैं। पुतिन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी टेबल टॉक बहुत जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात और उन्होंने जो गुजारिश की है, पुतिन को सीधे सीधे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर। लेकिन इस बीच सबसे पहली चुनौती, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है यूक्रेन के सामने, वो क्या है? उनके लोगों के, आम नागरिकों की जान बचाना। और जान बचाने के लिए टेबल टॉक जरूरी है, शांति जरूरी है, ये युद्ध नहीं। अगर युद्ध में यूक्रेन इस तरीके से झुलसेगा
तो इमारतें इसके जद में नहीं आएंगी, बल्कि आम लोग भी आएंगे, क्योंकि यहाँ रहने वाले कितने लोग बंकरों में जा सकेंगे। आप खुद कल्पना कीजिए बंकरों की क्षमता कितनी होगी, और कल से लेकर आज तक कितने बंकर बन गए होंगे जहां पे आम लोग पहुंच जाएंगे। तो बहुत चुनौती भरा ये कदम, लेकिन इन सब के बीच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कल कह रहे थे कि हमने राजनीतिक संबंध रूस से तोड़ लिए हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। और इस बीच एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं सबका परिचय करवा दूं आपको। कमांडर जीजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ जुड़े। एम्बेसडर अशोक सृजनहार, पूर्व राजनयिक है, वो हमारे साथ जुड़े। पिनाक राजन चक्रवर्ती, एमईए, पूर्व सचिव हैं ये। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लीडर। जफर इस्लाम, बीजेपी के लीडर। आप सभी का बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भयावह है। कमांडर जीजे सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज हमने दर्शकों को अपडेट कर दी, कल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह कहा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, कि हम सारे राजनीतिक संबंध रूस से खत्म कर लिए हैं, लेकिन आज उन्होंने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। क्या बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा? यूक्रेन को ही झुकना होगा हर हाल में? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत सही अप्रोच है, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, वो बदल रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसा अटैक किया है कि जो यूक्रेन के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। मगर मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जैसे आप बता रही थी कि हजारों की संख्या के अंदर उनके लोगों को असॉल्ट राइफल दे दी हैं, जो यूक्रेन है वो भी पूरी तरह तैयारी पे है। उनकी जो आम लोग हैं, जो उनके सिविलियन लोग हैं, वो भी पूरी तरह आर्म्ड है उनकी आर्मी की तरह, और बिल्कुल वो तैयार बर तैयार हैं। वो जो पुतिन साहब की कोशिश थी वो ये थी कि जैसे आप खबरें पहले दे रहे थे कि उन्होंने कई ऐसे इलाके जो सिविलियन हैं उनको भी टारगेट किया, उनके ऊपर भी मिसाइल मारी हैं, एयर अटैक किए हैं। वो उनका मकसद था कि जो सिविलियन लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने की जो विल है, उनकी जो स्पिरिट है, मनोबल है, उसको तोड़ा जाए। मगर ये लोग जो यूक्रेन, ये अफगानों की तरह, जहाँ दूसरे अरब लोगों की तरह नहीं, ये तो इजरायली की तरह है, जो कि उनकी सारी की सारी जनता, जो आम आदमी होता है, वो भी अपनी आर्मी के साथ हथियार लेके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको काफी देर से ये लोग ट्रेनिंग देते रहे हैं। ट्रेनिंग मिली है उनको कि अगर हमारे ऊपर रशिया अटैक करता है तो हम उनका सामना करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों के लिए मुश्किल है, और इन्होंने बहुत ही एक वाइज, एक बहुत समझदार, अक्लमंदी का ये स्टेप लिया है कि ये जो दोनों ही मोर्चों पर खुला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयारी कर रहे हैं, यानी एक तरफ वो चाहते हैं कि रूस से बातचीत भी उनकी हो जाए, पुतिन से उनकी बातचीत हो जाए, और दूसरी ओर उन्होंने जो अपील की थी यूक्रेन के लोगों से, उसका भी असर देखने को मिल रहा है, यानी हर मोर्चे पे उनकी तैयारी। लेकिन एम्बेसडर अशोक सृजनहार, पूर्व राजनयिक है, सर मैं आपसे भी यही पहलू समझूंगी कि ये जो बातचीत के लिए अब अपील की जा रही है, क्या इसी के जरिए रास्ता निकलेगा? लेकिन इस बीच जो अभी तक रूस का रुख ये है कि आपको हर हाल में हथियार डालना है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है, तो बातचीत होगी भी तो क्या होगी? जी देखिए, बातचीत से ही जो भी हल निकलेगा इसका मसले का, ये बातचीत से ही निकलेगा। मेरे विचार से तो ये इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी। ये युद्ध तो यूक्रेन के ऊपर थोपा गया है, मढ़ा गया है, क्योंकि जो भी भारत शुरू से कह रहा है, जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी देखिए, अगर रूस कहता है, जो उसकी सुरक्षा पर आघात लगता है, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है, ये बातचीत से चीज सुलझाई जा सकती है। अभी आपने देखा है, जो पिछले 14 साल से यूक्रेन ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, जो वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, परंतु अभी तक नहीं बना है। इसका मतलब है इसमें कुछ दिक्कतें हैं। ये बात नहीं है जो भाई वो अपना एप्लीकेशन देगा, उसको एकदम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो उसका सदस्य बन जाएगा। तो इसीलिए मेरे विचार से तो ये रूस ने पूरी दुनिया को ये बताने के लिए, जो मैं फिर से एक बहुत ही महाशक्ति बन के उभर आया हूं, तो ये जो लड़ाई है मेरे विचार से टोटल अननेसेसरी लड़ाई है, बिल्कुल अनावश्यक लड़ाई है, और इसका केवल एक ही अर्थ है, जो हम देख रहे हैं, जो यूक्रेन में आपने भी बताया है कितनी भयावह वहां पर तस्वीरें हैं, कैसे वहां पर नष्ट हुआ है, कैसे लोगों की जानें गई हैं। तो ये केवल एक उसका मकसद है, पूरी दुनिया को ये बताना, जो रूस फिर से एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परंतु मेरा प्रश्न उसमें यही होगा, जो क्या इस सब तबाही की
जरूरत थी ये बताने के लिए पूरी दुनिया को, जो रूस ऐसे उभर कर आया है, अगर वो अपना इधर से प्रेशर दबाव डाल रहा था, उससे ये वाली जो भी आखिर में ये मसला हल निकलना है, वो बिल्कुल उससे भी निकल सकता था। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। 100% सच यही है कि रूस को सबसे पहले तो अपनी ताकत दिखानी है, महाशक्ति के तौर पे वो दिखा रहा है और वो अमेरिका को आंखें दिखा भी रहा है। कल से लेकर उसका जो एक स्टेटमेंट बार बार आते रहा सामने कि अगर पश्चिमी देशों ने दखल दिया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इससे ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन ये सब तो युद्ध की स्थिति कहां पे है? यूक्रेन में। रूस क्या कर रहा है ये हम बता रहे हैं, लेकिन भारत में अब इस पे सियासत शुरू हो चुकी है, वो सियासत जो कि होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे इस तरीके से सिचुएशन है यूक्रेन में, तो अगर भारत में कोई स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए भी जगह है। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अभय जी, ऐसा है कि कल से हमने ये देखा और अपने दर्शकों को और भारतीयों को हमने बताया भी, जो भारतीय छात्र हैं कल से जुड़कर, कि भारत सरकार जब से युद्ध की स्थिति बनी तब से वो अलर्ट है, वो बातचीत कर रही है। लेकिन आप लोगों को एक ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी जिसके सियासी मायने हो कि चुनाव प्रचार के बाद सब कुछ होगा? रीमा जी, मैं जान सकता हूं ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इसकी तारीख क्या है? कब से संवाद कर रही है भारत की सरकार छात्रों से? एक बार मुझे बता पाएंगे आप? सर, आपको ये याद है कि कितने दफा एडवाइजरी जारी की गई है? नहीं, मैं दूतावास से उस पर प्रकाश डालूंगा। नहीं, दूतावास की तरफ से बार बार एडवाइजरी, बीते हफ्ते भी, उसके पहले भी मुझे लगता है शायद 3 बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि भारतीय छात्र वहां से लौट आए। कुछ छात्रों से हम भी कनेक्ट जब हो रहे थे स्टूडियो से, तो उनका कहना था कि सब कुछ स्मूथ है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ वो सब बताएंगे कि युद्ध की स्थिति थी नहीं, लेकिन अचानक से अगर युद्ध हो गए तो उसके लिए तो अब जो भी ऑप्शन बनता है वही कदम उठाना होगा ना। हाँ रीमा जी, आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं। हाँ। विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी परिपक्व प्रजातंत्र जहां पर नेतृत्व है, उन लोगों ने बहुत पहले से अपनी न सिर्फ एडवाइजरी जारी की, बल्कि एम्बेसी में उनकी यूक्रेन में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया। एक पूरा डेटाबेस बना लिया। 23 जनवरी 2022 को द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑथोराइज द वॉलंटरी डिपार्चर ऑफ यूएस। और एक ये जर्मनी हो, यूके हो, यूएस हो, क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं रशिया इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। आप तुरंत वहां से उस स्थान को छोड़ दीजिए। 23 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक उन्होंने ये व्यवस्था की कि अगर आप रोड के रास्ते आना चाहते हैं तो पोलैंड में उन्होंने व्यवस्था की, हंगरी में व्यवस्था की, मोल्डोवा में की, रोमानिया में की। हम लोगों ने पहली एडवाइजरी कब जारी की जानते हैं? इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पहली एडवाइजरी हमने 15 फरवरी को जारी की। 15 फरवरी को वहां पर खासकर छात्रों को एड्रेस किया और कहा कि आप जो भी अवेलेबल फ्लाइट हो वहां से निकल जाओ। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने एम्बेसी को कहा कि फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जफर इस्लाम, 16 फरवरी जवाब दीजिए। आप पे ये सीरियस एलिगेशन, वक्त की आज कमी है, मुझे यूक्रेन से तस्वीरें भी दिखानी है और बहुत सीनियर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ अभी बने हुए, मुझे एक एक करके सबके पास जाना है। मैं आपके सारे एलिगेशन दर्शकों को बता चुकी हूँ। एक बार जफर इस्लाम को जवाब दे ले। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए। देखिए 16 फरवरी को क्या लिख रहे हैं खुद? हाँ। एम्बेसी लिख रही कीवी में, भारत की एम्बेसी, कि हमको ज्ञात हुआ है कि फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपकी व्यवस्था अलग से 22, 24 और 26 फरवरी को 3 फ्लाइट अरेंज करेंगे। छात्रों ने कहा कि 80,000 रुपए तक हमसे चार्ज कर रही है, लूट रहे और फ्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं है। क्या कर रही थी मोदी सरकार तब से? क्या कर रही थी मोदी सरकार? यही सवाल है। तो जफर इस्लाम जवाब दीजिए, आप क्या कर रही थी सरकार? देखिए, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि कम जानकारी के साथ टीवी चैनल पे बैठते हैं, सिर्फ जो दस्तावेज देख के कहीं। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आज वक्त की कमी है थोड़ी, हमारी सरकार और हमारे सीनियर सभी हैं हमारे साथ, तो सबके पास जाना होगा, तो टू द पॉइंट। हाँ, तो सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। आप इतना देर टाइम मत खराब कीजिए, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में हमने एक बच्चे जो वहां पर हैं, दिसंबर कह रहा हूँ 2021 के दिसंबर में, हमने सारे अपने एम्बेसी के थ्रू हर नागरिक और स्टूडेंट जो देश का पासपोर्ट होल्ड करता है उसकी पूरी डिटेल्स, इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, इंक्लूडिंग देयर फोन नंबर, उसकी पूरी तादाद 19,000 कुछ 400 कुछ थी, वो पूरे हमारे पास थे। आज भी
हमने सबको पहले एम्बेसी के थ्रू, वहां दूतावास जो हमारा है वहां के थ्रू, राजदूत हमारे वहां, सबको कांटेक्ट, वहां से कांटेक्ट किया गया, सबको बताया जा रहा था हालात कैसे हैं, आप लोग घर जाने की ये कीजिए। कोई इस तरह से ऐसा नहीं कि मतलब एडवाइजरी सिर्फ खाली इशू कर रहे हैं, लोगों को उससे पहले फोन इन्फॉर्म भी किया गया सबको। आप बच्चों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, फोन आ रहे हैं। मेरे भी कई फैमिली ऐसी 4-5 फैमिली जान रहे। एक मिनट, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो जिनके बच्चे नहीं आना चाहते थे, पेरेंट्स भी नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन अब सुनिए, तीसरी बात सुन लीजिए यार, एक मिनट सुनिए, जितना देर उनको दिया हम एक पैसा चार्ज नहीं कर रहे बच्चों से। सब टिकट जो है फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। हम जफर इस्लाम बस इतना चाहते हैं, आज मैं उस तरीके से डिबेट नहीं करूंगी जिस तरीके से हम पहले करते रहे। हम चाहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों को भारत वापस लेके आइए। कांग्रेस पार्टी भी जो सवाल उठा रही है उसके भी मायने हैं, लेकिन पिनाक राजन चक्रवर्ती एमईए के पूर्व सचिव है, पिनाक सर मैं आपके पास आती हूँ। क्या कल से पहले तक आप लोगों को भी मालूम था कि युद्ध हो ही जाना है? क्योंकि ये जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों को लाया नहीं गया, बच्चे फंस गए वहां पे। देखिए, अगर सरकार को मालूम होती कि युद्ध होने वाला है तो नेचुरली प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती और बच्चे को वापस ले आते। हमको काफी तजुर्बा है। कुवैत का जब आक्रमण हुआ था, सद्दाम हुसैन ने किया था, तब से तजुर्बा तो है भारत के पास, इसमें कोई शक नहीं है हमारे पास। और कितने लोगों को हम वापस लाए थे, यमन से, इराक से, कुवैत से, तो कई और जगह से। पर ऐसा है कि वो जो विंडो था वो बड़ा सीमित हो गया, क्योंकि रशिया ने जिस तरह से आक्रमण किया वहां पे, तो वो विंडो बहुत सीमित हो गया। ठीक है, बाकी देशों ने, जैसे वो जिक्र कर रहे थे, वो पहले ही वो निकाल के ले गए, पर हमने ये सोचा नहीं था मेरे ख्याल में कि इतनी जल्दी अटैक होगा और इस तरह से चारों तरफ से होगा। क्योंकि शुरू में तो ईस्ट में लग रहा था कि शायद वहीं सीमित रहे। अब ये है कि हमको निकालना है और उसकी कार्रवाई चल रही है कि वो लैंड बॉर्डर, साउथ वेस्टर्न कंट्री जो लैंड बॉर्डर है, वहां पे 2-4 कंट्रीज हैं, रोमेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी, इनके साथ बातचीत हो गई है और वहां पे तैनात हो गए हमारे लोग, और वो लड़के जाने भी लगे हैं, लड़के जा रहे हैं वहां से। प्रॉब्लम ये होगा हमको, जो कीव से बाहर हैं, जो अर्बन, जो मेन अर्बन सेंटर, जहाँ जैसे मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट है या जो डिफेंस के यूनिट्स तैनात है, एंटी मिसाइल, क्योंकि अभी उन पे टारगेट हो रहा है। सिविलियन टारगेट 2-4 हुए हैं शायद कीव में। तो कीव में जो बच्चे हैं उनको निकाल के ले जाना वो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसको उनका सेफ पैसेज लेना पड़ेगा। या तो सीज फायर हो जाए एक दिन के लिए कि लोग निकल जाएं, इस तरह का जो बंदोबस्त है वो कभी कभी होता है, या फिर एयर कॉरिडोर बन जाए, जो हमारे 10-15 प्लेन जो भी हैं चले जाएं और सबको ले आए। पर इतनी जल्दी ये करवाना मुश्किल है। पर ये जो लैंड बॉर्डर से है, ये अभी मोस्ट फीजिबल ऑप्शन यही है। अभय जी, आपने सुन लिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति के बारे में भारत सरकार को नहीं मालूम थी। ये और बात है कि अलग देशों ने अलग तरीके से स्टेप उठाए हैं और आज भी कदम उठाए जा रहे हैं। आज की जो जानकारी है कि रोमानिया को लेकर भी फ्लाइट्स मूव किए जाएंगे और शायद वहां से संपर्क उस तरीके से साधा जा रहा है। अभय जी, मेरा सवाल है कि जब इस तरीके से कोई मामला हो तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, उस तरीके से संजीदा होकर बात की जाए, ना कि हर मामले में सियासत की जाए। आप समझिए कि जिस तरीके से यूक्रेनियों के लिए हमारी धड़कनें तेज है, उसी तरीके से भारतीय बच्चों के लिए भी हम सब फिक्रमंद है। सरकार भी होगी, उनके हाथ में ही ऑप्शन है। रीमा जी, बिल्कुल। देखिए, दिक्कत ये थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाए। अभी मेरे काबिल दोस्त राज्यसभा सांसद बता रहे थे दिसंबर से, तो मैं आपको 15 फरवरी का जो एम्बेसी ऑफ इंडिया कीवी का एक सर्कुलर है वो पढ़ के बताता हूं। 15 फरवरी 2022 का, Indian nationals are requested to keep the embassy informed about their status of their presence in Ukraine। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में आपकी उपस्थिति दर्ज कराइए एम्बेसी को। कब कह रहे हैं? 15 फरवरी को। और ये झूठ बोल रहे हैं कि हम दिसंबर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अरे जब आप बताइए, साइकिल वाला तक निकलने को तैयार नहीं है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, कहां से आप रोड के थ्रू, रोड नेटवर्क के थ्रू आसपास के देशों में अपने लोगों को पहुंचा देंगे? कितनी शर्मनाक बात है। जब विद्यार्थी लगातार कह रहे थे, एम्बेसी रिफ्लेक्ट कर रही है अपने लेटर्स में
कि फ्लाइट्स के टिकट एक तो 80-80, 90-90 हजार कर दिए और अवेलेबल नहीं है। आप कह रहे हैं आ जाइए अपनी सुविधा से, तो कैसे आए हम बताइए? इनके सिविल एविएशन सर देखिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है और आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ। अभी हाँ मैं दे देती हूँ आपको। 3 दिन पहले स्टूडियो से हम कनेक्ट हुए, कहाँ, यूक्रेन के छात्रों से। उसमें से 2 छात्र मेरे साथ जुड़े और दोनों ने कहा कि मैम यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ ठीक है, हम आना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे भी बच्चे थे जो खुद नहीं, क्योंकि उनका लास्ट सेमेस्टर है, उनके एग्जाम्स है। ये भी पिनाक जी, पिनाक सर, अब मैं आपसे यही पहलू समझूंगी। सर मैं आपके पास भी आती हूँ। पिनाक सर, जिस तरीके से अब ये सियासत भारत में हो रही है, क्या इसके लिए जगह है? क्या ये होनी चाहिए, या आप ही लोग बेहतर बता पाएंगे? आप सबका तजुर्बा है उस तरीके से। तो रखने दीजिए सरकार। शुरू में कर दूं कि हमारे यहाँ से हमेशा स्टैंडिंग एडवाइजरी होता है। हर एक मिशन के वेबसाइट पे फॉर्म होता है कि आप अगर इस देश में आए हैं, भारत के नागरिक हैं, कुछ भी काम से आए हो, जो भी हो, कितने दिन रहेंगे, वो काइंडली वो डिटेल्स भर के हमको भेज दें ईमेल में, तो हमारा डेटाबेस बनता है उससे। पर हमारे लोग, अब मैं क्या कहूँ, हमारे लोग ऐसे हैं, वो करते नहीं है। इसलिए जब इमरजेंसी होता है तभी वो मतलब वो करते हैं इस तरह की, और तब वो जो विंडो ऑफ जो टाइम है वो कम हो जाता है। वैसे हमारी स्टैंडिंग एडवाइजरी है कि कोई भी भारत का नागरिक कोई भी देश में जाए, एम्बेसी का वेबसाइट खोल के उसमें अपना वो डिटेल्स बता दे। तो ये अगर लोगों में ये जो जागरूकता अगर हो, हाँ। जो बाहर जा रहे हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस फिर हमारा अप टू डेट और तैयार रहता है। पर कभी कभी ऐसे होता है इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में कि लोग करते नहीं, वो लास्ट मोमेंट में फिर भरना चाहते हैं क्योंकि अब भागना है यहाँ से, तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। नेचुरली वो एम्बेसी को भी दिक्कत ठीक है। सर मैं आपके पास आती हूँ, अशोक सर और जीजे सिंह सर, मैं आप दोनों के पास भी आऊंगी, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल अब एंगल हो चुका है, तो मैं सीधे अब बीजेपी से सवाल यही जानना चाहूंगी। जफर इस्लाम, आपकी सरकार पे वाकई जिम्मेदारी है और संजीदा होके उन सभी छात्रों को, उन सभी भारतीयों को वापस लाना आपकी जिम्मेदारी। अब टू द पॉइंट आप बताइए कि कितना वक्त लगेगा? देखिए रीमा जी, सबसे पहले ये पॉलिटिकल मामला ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही है। आप पॉलिटिकल सवाल इस तरीके से पूछ रही है कि चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं। एक मिनट रीमा जी प्लीज। हाँ। रीमा जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। मैं बीच में आप मुझे इतना बार सवाल आप कर लेते हैं कि जवाब पूरा नहीं दे पाता हूं और फिर आप दूसरे पे चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, ये बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की है, सारे देशवासियों की है, और हर लोग इसके साथ बच्चों के लिए खड़ा है। ये सारे बच्चे सेफ, सुरक्षित है। ये बात सही है कि हमने एडवाइजरी पहले किया, जो उस वक्त तक किसी दुनिया के किसी मुल्क को नहीं मालूम था कि वहां अटैक हो जाएगा, लेकिन जब हमें लगा कि हाँ हो सकता है, अभी कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कब तक, कितना वक्त लगेगा? सर युद्ध हो रहा है वहां पे। अरे आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसके सवाल का जवाब जो है आप न देने देती है, ना सवाल सही से कर रही है आप। भाई कितना दिन लगेगा? कैसे? अभी वॉर हो रहा है, वॉर में क्या बच्चों को बाहर तो सेफ जगह में रखे हुए हैं, उससे बाहर निकाल कर रोड पे खड़ा कर दूं? 4000 बच्चे, एक मिनट नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए आप। 4000 बच्चे हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बीच में इंटरप्ट करती हैं आप बार बार बिना पूरे सवाल खत्म होते हुए। 4000 बच्चे हैं जो वहां के कैपिटल में हैं, उसके बगल वाले जो सिटी में 2950 बच्चे हैं। बाकी बच्चे जो है एकदम सेफ जो है वेस्ट में है, जो यूक्रेन के वेस्ट में, जहां पर सामान्य स्थिति है। यहां पर तकलीफ है कि यहां पर अभी चारों तरफ से अटैक हो रहा है, इसलिए सामान्य स्थिति थोड़ी होगी। हमारे दूतावास सबसे बात कर रहे हैं और इस तरह से कोशिश हो रही है कि इनको जितना जल्दी यहां से अपने देश में लाया जाए। बगल के जो कंट्री है जिनसे बॉर्डर मिला हुआ है, चाहे रोमानिया हो, हंगरी है, चाहे उस सब से बात हो चुकी है, वहां पहुंचते ही वहां से हमारी फ्लाइट रेडी है उनको इवैक्यूएट करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये बात आपने भी देखा और मैं खुद कह रहा हूं कि 5-6 बच्चे ऐसे जो हमारे परिवार के भी हैं, जो आना नहीं चाहते थे, कह रहे एग्जाम है, ये है, वो है, और यहाँ पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, इसलिए कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है
और लोग बिल्कुल अचानक सुबह पता चला कि आज अटैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आऊंगी जफर जी आपके पास। कमांडर जीजे सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। सर, ये अब जो भारत में सियासत हो रही है उससे अलग हटके मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है रोमानिया और हंगरी को विकल्प के तौर पे लेकर उस तरीके से बच्चों को लाने की कोशिश हो रही है। हम यूक्रेन के लोगों के लिए भी फिक्रमंद है और जो भारतीय बच्चे हैं उनको लेकर भी फिक्रमंद है। तो आप लोग अगर बातचीत किसी से कर पा रहे हैं तो क्या वहां पे स्थिति है अभी? देखिए, जब ऐसे वॉर हो जाती है तो उस टाइम दोनों देशों की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिलिट्री ऑप्शंस जो होती हैं, वो हर चीज को ओवरराइड करती हैं, उसके ऊपर होती हैं। मगर मैं पहले, आप इतना ये जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर एक कमेंट देना चाहता हूं कि वॉर होने से पहले प्यूटन की कथनी और करनी में फर्क था, क्योंकि वो कह रहा था, उसने कई बार कहा था मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, मगर उसकी जो करनी थी नीचे, उसके जिस तरीके से आपने वो हथियारों का, फौज का जमावड़ा लगा रखा था चारों तरफ बॉर्डर के, उसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बेस्ड के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार कह रहा था कि ये आज कर देगा, कल कर देगा, परसों कर देगा, क्योंकि उसके पास जितनी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, उसकी सीआई की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की जो यूरोपियन यूनियन के और नाटो की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वो नजर थी और उनकी ये बात ठीक थी कि ये अटैक करेगा। मगर कई लोगों ने जो बाइडेन की बात को सीरियसली नहीं लिया और जो प्यूटन था उसके ऊपर विश्वास रखा, तो उसका ये नतीजा हुआ कि कई देशों ने इसके अंदर थोड़ी चूक की, उन्होंने एडवाइजरी जो है वो थोड़ी लेट दी है। तो ये बात, जब कोई मिलिट्री ऑपरेशंस ऐसा होता है तो ऐसी बातें हो जाती हैं। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसके ऑप्शंस क्या है, मैं कहूँगा बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब वॉर होती है तो वॉर के अंदर जो स्ट्रैटेजी होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। हर एक देश को अपने बचाव के लिए, अपने मिलिट्री एक्सेस को बचाने के लिए जो उनके डिफेंस सिस्टम होते हैं फुली एक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए वो ये चीज नहीं देखते कि कोलैटरल डैमेज जो होता है, जिसके साथ बहुत मिलियन या किसी भी देश के लोग मर सकते हैं, जान जा सकते हैं। सर, यही सच्चाई है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार इस वक्त हमारे साथ है। सर, मुझे भी आपसे यही समझना है कि युद्ध की स्थिति में यही होता है कि न धर्म, न जाति, न मजहब, न देश, कुछ भी नहीं दिखता। युद्ध की जद में जो आए उसकी जान जाती है और यही वजह कि हम भारतीय छात्रों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। वो कांग्रेस पार्टी भी है, वो बीजेपी है और वो हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब फिक्रमंद है। सर, क्या क्या विकल्प हो सकता है और कैसे इन बच्चों को लाया जाए, ये पहली प्राथमिकता है और वो सुरक्षित है, इस बात का भी कोई दावा नहीं कर सकता है यहाँ पे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रीमा जी। और देखिए, इसमें एक बात ये भी समझनी होगी, जो जिस स्तर पर हम काम कर सकते हैं हमने किया है। आपको मालूम है, सभी को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल बातचीत की है राष्ट्रपति पुतिन से, तो दो मुद्दे थे उनके। एक मुद्दा था जो कैसे बातचीत से इसका सबका हल निकाला जाए और डिप्लोमेसी से, कूटनीति से इसका हल निकाला जाए, और दूसरा है जो हमारे वहां पर करीब 16,000 बच्चे हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं पर कुछ और इंडियन नेशनल्स हैं, पहले 20-21 हजार थे, करीब 4-5 हजार घर वापस लाए गए हैं, अभी आ चुके हैं। तो इसीलिए उनको कैसे लाया जाए और उनके साथ कैसे उनको सेफ पैसेज के लिए चाहे एयर कॉरिडोर बनाया जाए या फिर लैंड कॉरिडोर से उनको लाया जाए। दूसरी बात है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी जो रोमानिया और हंगरी का जो विकल्प देखा गया है, क्या उससे हम अपने बच्चों को वापस ला सकते हैं भारत? ये मैं रीमा जी उसी पर आ रहा हूँ, पर आ रहा हूँ, बिकॉज ये देखिए, ये पॉलिटिकल डायरेक्शंस की बहुत आवश्यकता होती है इन सब चीजों में, और मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो सर्गेई लावरोव से बात करने के बाद हमारे विदेश मंत्री ने ये जो चारों देश हैं, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी और रोमानिया, चारों देशों के उनसे विदेश मंत्रियों से बात की है और उनसे ये निर्णय निश्चय किया है, जो चाहे अगर ये यूक्रेन के जो हमारे छात्र हैं और लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, अगर उनके पास वीजा नहीं भी है उन देशों का, तो उनको वहां पर प्रवेश करने दिया जाएगा और वहां से उनको फ्लाइट्स लेनी दी जाएंगी। तो इसीलिए जो कुछ भी, चाहे वो सरकार के हाथ में हो,
और मेरे विचार से तो सभी कुछ किया जा रहा है। अब एक बात है जो ये चलिए सर, मैं आपके पास आती हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। जफर इस्लाम, आखिरी कमेंट मैं आपका लूंगी कि अभी क्योंकि पूरा डिबेट ही इस पे था कि बच्चे भारत वापस लौट सके और आपने कहा कि प्रोसेस हो रहा है, तो एक बार फाइनल हमारे उन दर्शकों के लिए भी बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो बताइए ही, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ सरकार के नुमाइंदे। रीमा जी, सज्जनार साहब से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, सज्जनार साहब ने जो कहा है उस पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सर बहुत वक्त कम है, तो आधा मिनट आप लोग प्लीज। राजनीति बहुत इम्पोर्टेंट है। सज्जनार साहब, आपने कहा पुतिन जी और मोदी जी की बात हुई है, उसका आउटकम क्या है बताया आपको? आज नहीं तो कल देश को पता पड़ेगा। वहां ये कहा गया है कि हम मिलिट्री अफेयर डील कर रहे हैं, सिविल अफेयर हम डील नहीं कर रहे। वो जफर इस्लाम जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से, वक्त की कमी है इसलिए मुझे। इनको जानकारी नहीं है। देखिए, पुतिन जी ने खुद से फोन किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। दुनिया के हर बड़े ममालिक, चाहे अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हो, यूके के हो या और भी बड़े ममालिक हैं जितने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को फोन किया और हम सबसे बात कर रहे हैं। बच्चों के जो इवैक्यूएशन के है पूरी एक्सरसाइज चल रही है और वो अभी देखिए सिर्फ 4,000 और 1,000 2,900। सर चलिए, अभी तो वक्त की कमी, आगे भी हम आपका रुख करेंगे, आप आगे भी बात करेंगे क्योंकि बच्चे भारत वापस लौट जाए, ये बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस महायुद्ध पे महा कवरेज जारी है और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वहां से बताएंगे कि फिलहाल क्या हलचल है, किस तरीके से यूक्रेन में लोग सफर कर रहे हैं।